उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है या देश का और कोना है, जहां जहां आप पहुंच सकते हैं। आजकल तो फेसबुक का व्हाट्सएप का जमाना है, हम अपनी बातों को हर जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा और हमारी नीयत कि हमें पहुंचाना है। मैं अक्सर ये बात दोबारा आपको रिपीट करता हूं। स्वामी ब्रह्मानंद जी बुंदेलखंड के थे, लोधी बिरादरी में उनका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध की तरह वो 23 साल में साधु हो गए, घर बार छोड़ के उनकी भी शादी हो गई थी, बच्चे छोड़ करके वो चले गए, सन्यासी बन गए। बाद में बहुत दिनों बाद लौट के आए, और जब सन्यासी बने तो भी उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, और जब लौट करके आए उन्होंने देखा कि देश के गरीब और कमजोर लोग पिछड़े हुए, अगर हमें इनकी समस्या का समाधान करना, इनकी गरीबी दूर करना है, किसान को खुशहाल करना है, मजदूर को खुशहाल करना है, बच्चों को अगर शिक्षा देनी है, तो हमें राजनीति में भागीदारी जरूर निभाना है। और उसका भी बड़ा एक वो है, जब गरीबों की मांग के लिए वो दिल्ली में धरना हुआ, आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में वो दिल्ली में गए, लोकसभा के बाहर धरना दे रहे थे और लोकसभा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां एक पुलिस वाले ने उनको कहा कि बाबा स्वामी जी, अगर इसके अंदर जाना है तो जीत के आना चाहिए, और जब जीत के आएंगे तो ही आप उनकी बात यहाँ उठा पाएंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई कर पाएंगे। इस बात को उन्होंने समझा। एक साधु होने के बाद, एक सन्यासी होने के बाद इस बात को समझ करके आए, और फिर वो हमीरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। एक 23 साल का लड़का जो साधु हो गया, 23 साल के बाद वो 40 साल तक साधु रहा। उसके बाद उसको लगा कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें राजनीति में जाना, राजपाट में उठना। फिर आकर के वो हमीरपुर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और जीत करके गए, और पार्लियामेंट में गरीब और किसान की बात। बहुत सारे साथी आए, चौपाइयाँ सुनाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। जो बातें आज चौपाइयों में उसमें सुनते हैं, वो स्वामी ब्रह्मानंद पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। कब का बोल चुके हैं? 40-50 साल 60 साल पहले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब बाबू जगदेव प्रसाद जी को 1955 से 60 ये समझ में आ गई थी बात कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो हमें राजनीति करना पड़ेगा। हमारे कुछ लोगों को राजनीति में जाना पड़ेगा, और उन्होंने आज से 60 साल पहले, जब मैं जितने साल में हूँ उतने साल पहले वो असेंबली के मेंबर बन के गए थे। और स्वामी ब्रह्मानंद को उदाहरण दिया कि एक सन्यासी को समझ में आया कि अगर हमें गरीब और किसान की मदद करनी, समाज की मदद करनी है, तो राजनीति में भागीदारी। राजनीति उन्होंने भागीदारी निभाई। रात में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया, कई कॉलेज बनाया, और बच्चों को शिक्षा देने लगा। संत गाड़गे जो लोधी समाज में पैदा हुए, पूरा जीवन गरीब और कमजोर को जागरूकता के लिए लगाया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना समय लगाया। संत रामजी जो प्रजापति समाज में थे, पूरा जीवन उन्होंने गरीब और कमजोर की शिक्षा में लगाया। संत बिरसा मुंडा की कहानी तो आप जानते हैं कि 24 साल में उन्होंने शहादत देश को आजाद करने के लिए। अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, वीरेंद्र मोहित, सब अपने महापुरुषों के बारे में आप जानते हैं। महात्मा फुले के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, छत्रपति शाहू महाराज के बारे में, सारे महापुरुषों को आप अच्छी तरह से जाने, लेकिन जानना तो वो है कि हम उनसे कुछ प्रेरणा लें।
जिस जानते हैं उनको, उनसे जान के, उनसे सीख करके जो उन्होंने किया है हमारे लिए, हम और आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। लेकिन ये हमें अपने आप से पूछना है, क्या जो हमें मिला, हमारे पुरखों ने, हमारे पहले वाले महापुरुषों ने, हमारे बाप दादा ने जो हमें दिया, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूरा दे करके जाए? जो हक अधिकार उन्होंने हमें दिलाया, क्या उसमें से हम कुछ उसे कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कही एक बात, क्या मेरे दलित समाज के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग, पिछड़े लोग, ये काम में बहुत मुश्किल से खींच करके हम लाए हैं। हो सके तो इसको आगे ले जाओ, ले जाना, और अगर ले जा सको आगे तो इसको यही टिकाए रखना। अगर ये इतने में ही टिकाए रखोगे, इतने में तुम्हारा आने वाली पीढ़ी अच्छा। लेकिन क्या जो महात्मा फुले ने, साहू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया, जो खींच करने की व्यवस्था को यहाँ तक लाए, जो उनकी चाहत थी, क्या हम उसको वहीं टिकाए रख पा रहे हैं? जो रिजर्वेशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? जो भागीदारी हमारी होनी चाहिए वो है? क्या बच्चों को हमारे होना चाहिए वहां पहुंच रहे हैं? जब जमीन में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी है, हम समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कोई और है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेदार हम किसी और को वोट देकर के सत्ता में भेजते हैं, और फिर हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमारे बच्चे की नौकरी लगाए, हमें हिस्सेदारी देगा। क्यों देगा? उसके भी खुद के बच्चे हैं, पहले तो उसके खुद का परिवार बच्चा है, और अगर नहीं है तो वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे उसके बच्चे के बराबर में। जिन लोगों ने सदियों से हमें गुलाम बनाया, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया, पीछे किया, वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी हमें गुलाम और लाचार बना करके रखे। लेकिन हम माँ बाप होने के नाते ये हमारी चाहत होना चाहिए कि हमारे साथ जैसा हुआ तो हुआ, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये गुलामी और लाचारी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। ये हमारे अंदर ये जब नारा बोलते हैं ना, तो मुझे काशीराम जी की एक बात याद आ जाती है, जब आप कहते हैं कि बाबूजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, अगर आप साथ होते तो संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। आप नारे लगाते हैं और हंसिए नहीं, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। आप अगर साथ होते तो नारे लगाने की जरूरत नहीं है, फिर कहां संघर्ष करना पड़ता, फिर तो हो ही जाता जो हम चाहें। इसलिए नारे के साथ अपने को खड़ा करो, अपने को तैयार करो। अगर हम चाहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जिनको हम याद कर रहे हैं, उनकी अधूरी बातों को हम पूरा कर सकें, शहादत दिवस में इकट्ठा होने का तो एक ही मतलब है कि हम सारे लोग इस बात की कसम खाते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जो चाहते थे, हम एक एक बात को उसको पूरा करके दिखाएंगे, तभी चाहे विरोधी हम जितना कोशिश करते हैं, विरोधी हमसे बहुत आगे हैं। अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से चलते हैं तो विरोधी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चलते हैं। जब हम शुरू करते हैं कि हम लोग जो पिछड़े और दलित हैं, जिनको समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से कहती है, गरीब है, कमजोर है, पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब अब्बरदार के साथी हैं, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, गरीब और कमजोर कहते हैं, पिछड़ा और दलित कहते हैं। जब हम इनको खड़ा करने के बारे में सोचते हैं, इनको तैयार करने की कोशिश में लगे रहते हैं,
तो हमारे जैसे कुछ लोगों को वो तोड़ देते और तोड़ करके अलग संगठन बना के फिर उनको समाज को गुमराह करने के लिए छोड़ देते। वो नहीं आते हैं हमें गुमराह करने के लिए, हमारा खुद का भाई आता है हमें गुमराह करने के लिए, तो हम गुमराह करते। ये भी तो हमारे बिरादरी का है, ये भी तो हमारा रिश्तेदार है, ये भी तो बैकवर्ड क्लास का है, ये भी तो वही बात कह रहा है जो बात कुशवाहा जी कह रहे हैं, ये बात ये भी तो वही कह रहा है। अब ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। मैंने तो बहुत बार कोशिश की कि इन बातों को आप समझो। समझदार आदमी तो आदमी मौन हो जाए तो ही सब समझ लेता है, लेकिन मेरा तो आप कहाँ हो नहीं समझ पाते। जो बातें कहनी चाहिए थी नहीं कहनी चाहिए थी वो बातें भी मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, लेकिन इन 12 सालों में 15 सालों में जितनी हमें कामयाब हो जाना चाहिए उतना हम कामयाब नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप अपने महापुरुष के लिए, अपने देवता के लिए, अपने भगवान के लिए जिसने शहादत दी है हमारे लिए, उनके शहादत दिवस में आप इकट्ठे थे। और जब आप आए हैं तो ये तय करके आए हैं कि हमें बाबा बुद्धदेव की शादी का बदला लेना है। बदला मारपीट से नहीं लेना है, बदला मारपीट से नहीं लेना है, झगड़ा से नहीं लेना है। बदला जो उनका अधूरा काम है उसे पूरा करके दिखाना है। तो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो अपने आप में उन्हें बदला मिल जाएगा, यही करना पड़ता है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग 1 साल का जाएंगे, इस बीच में पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में समझदार लोग सामंजस्य बना लेते हैं, लेकिन अधिकांशतया सामंजस्य नहीं बनता। लेकिन फिर भी जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जिला पंचायत में कम से कम अगर प्रधानी भी नहीं मिलता है तो जिला पंचायत में सामंजस्य जरूर है। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग उनके साथ में हैं, जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं उनसे सामंजस्य बने। आप लोगों को भी अपने लेवल पर देखना है और जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत चुनाव आपको लड़ करके बड़े पैमाने पर जीतना है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव भी आपको लड़ना चाहिए। आप बाबू जगदेव प्रसाद जी की जो चाहत थी मुझे लगता है कि आप उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप बूथ लेवल पर अपना संगठन बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे, विधानसभा का संगठन बनाएंगे, जिले का संगठन बनाएंगे। आप नजर आएंगे, आप नजर आएंगे तो भी आपकी तरफ नजर जाएगी। अगर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे तो कोई आपको ढूंढ के नहीं आएगा। मैं ये हर मीटिंग में कहता हूं कि कोई हमको अपनी पीठ पे लाद के घोषाकर पार नहीं कराएगा। चलना तो हम ही को पड़ेगा, मेहनत तो हम ही को करना पड़ेगा। आपकी वजह से अगर किसी का बनेगा या बिगड़ेगा तो ही आपको पूछेगा कोई, और अगर आपको बनने और बिगाड़ने की ताकत नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। इसलिए जो साथी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि विधानसभा में अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करें, बूथ और सेक्टर की और विधानसभा के मेले के ध्यान। आप लोगों ने अभी लोकसभा चली थी, आपने लोकसभा में माहौल देखा। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोर्ट के बारे में सारी जानकारी दी है, आपको जानकारी हो। एक विधानसभा में 1 लाख वोट पड़ा था और देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहां वोट फर्जी नहीं बनाए गए हैं, जहां वोट फर्जी नहीं बनाए गए। एक बूथ में 2-2, 4-4, 500 वोट
एक तो शहरों में बड़े पैमाने पर किया गया है, और जहां उनके गांव हैं वहां तो 1000 के 2000 4000 वोट हो गए हैं। आदमी हैं या नहीं है इससे मतलब नहीं है, वोट हो गए हैं। इसलिए आपको वोटर लिस्ट पर भी नजर रखनी चाहिए। हम तो सोच लेते हैं कि वोटर लिस्ट से हमारा क्या लेना देना। आपको चुनाव लड़ना है, हमको लड़ना है, और चुनाव इसलिए नहीं लड़ना कि शौक है। चुनाव इसलिए लड़ना है कि अगर हमें अपना और अपने बच्चों का अधिकार सुरक्षित करना है तो हमारे प्रतिनिधित्व को चुन के जाना है। अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमारा नेता चुन करके नहीं जाएगा, तो कौन आपकी बात रखेगा? कौन कहेगा कि हमें हिस्सेदारी मिले और भागीदारी मिले? रिजर्वेशन कोई सरकारी नौकरी का मामला थोड़ी, आरक्षण कोई सरकारी नौकरी भर का मामला थोड़ी है। आरक्षण का मामला तो हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है, कि इस देश में हम भी रहते हैं, इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है। तो इस देश के जितने संसाधन हैं, चाहे सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल जमीन, उसमें हमारा भी बराबरी का हिस्सा है। आरक्षण का मामला नहीं है। कानून का रूप इसलिए दिया गया, कानून का रूप इसलिए दिया गया कि हमारे लोग पढ़े नहीं। भर्ती करने वाले बोर्ड में हमारा कोई व्यक्ति नहीं होता था, इसलिए कानून बनाया गया उस समय कि जो भर्ती करने वाला बोर्ड होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि इतने शेड्यूल कास्ट को, इतने % बैकवर्ड क्लास के लोगों को भर्ती करें। लेकिन उन्होंने नई तरकीब निकाली, 3 बार जगह निकालते हैं, कहते हैं कोई होशियार आदमी है ही नहीं बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, कोई कायदे का पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो 3 बार अनफिट कर देते हैं, और चौथी बार फिर अपना आदमी भर देते हैं। उसका भी रास्ता उन्होंने लगाया। इसलिए जब तक हम अच्छे शिक्षित नहीं होंगे, हमारी पढ़ाई नहीं अच्छी होगी, तो नेता भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पढ़ना भी है, और पढ़ने के साथ साथ जो हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कि राजनीति तो बहुत बेकार चीज है जिसके पास कोई काम नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद अगर राजनीति बेकार होते तो पटना विश्वविद्यालय से पढ़ करके राजनीति में जाते हैं। हमारे जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपने बच्चे को 4 कमरे के अंदर बंद करके कहते हैं कि तुम पढ़ो, राजनीति तो लोफर लोगों का काम है, जिनको कोई काम नहीं मिलता वो राजनीति करते हैं, और जाते वो भी नेता के पास है। और अपने नेता को, अपने बेटे और बेटी को राजनीति के बारे में जागरूक नहीं करते। जो आपके हक हिस्से का विरोध करता है, 10वीं का पढ़ने वाला बच्चा वो जानता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, सड़क में खड़ा हो जाता है, गाड़ियों में आग लगाने लगता है, और जिसको मिलना है उसको MA किए लड़के को, PhD किए लड़के को, डॉक्टर इंजीनियर किए लड़के को पता नहीं कि ये रिजर्वेशन हमारे फायदे का है। इसलिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसके बारे में हमारे बच्चे को भी जानकारी होना चाहिए, हमारे बेटी और बेटे को भी जानकारी होना चाहिए, हमारी पत्नी और हमारे पति को, हमारे माँ बाप को जानकारी होनी चाहिए। ये संघर्ष करने के लिए आप आए हैं। जो बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत में आप इकट्ठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम शादीशुदा हैं तो हमारी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, हमारे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, कहाँ जा रहे हो, बेकार में घूम रहे हो। उनको ये पता होगा किस लिए गए हैं। अगर हमने 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत करके, गाड़ी में बैठ करके, खड़े होकर के, ट्रेन में बैठ करके, खड़े होकर के, इस तरह की बरसात में, गर्मी में अगर गए हैं तो किस लिए गए हैं? हमारे बेटे को पता होगा तुम्हारा अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए हम गए। तब उसकी श्रद्धा होगी आपके साथ कि हमारे माँ बाप अगर इस लड़ाई में लड़े गए हैं, हमारा बेटा अगर इस मीटिंग में गया है तो हमारे हक हिस्से के लिए गया है। और ये बात तो हम लोग जिस दिन से जन अधिकार पार्टी आप लोगों ने बनाई, उस दिन से हम ये बात तो कही थी। बाबू जगदेव प्रसाद जी यही तो कहते
कि गरीब का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोग तो यही नारा लगा रहे हैं कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। ये लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? और कितने दिनों से लगा रहे हैं? जाति जनगणना की बात उत्तर प्रदेश में जब कोई नहीं बोल रहा था, तब हम लोगों ने बोली कि जाति जनगणना हो। वो अलग बात है कि हमारे पास अखबार और टीवी के में परिचय नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो हमारी बात बड़े पैमाने पर अखबार और टीवी में नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग फैलाते हैं, माउथ टू माउथ हम प्रचार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं जाती, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर जाने चाहिए उतने बड़े पैमाने पर नहीं। आप लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो बातें नहीं लिखनी चाहिए वो बातें लिखते हैं आप, और फिर गाली खाते हैं आप, फिर कहते हैं कि हम इसलिए गाली खा गए कि हम आपके समर्थक हैं। इस बात पे मुझे एक ध्यान आ गया, बहुत सारी चीजें राजनीति में सनसनी फैलाने के लिए अखबार और टीवी में आने के लिए करी जाती थी, उसमें भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमने उल्टा सीधा बोल दिया, अखबार और टीवी की खबर हो गई। हमने उल्टा सीधा किसी को कह दिया, हमने कहा कि मुखिया जी आइए जरा बगल में हमारे एक चांटा मार दीजिए तो। आपको तो पता नहीं है कि हमारी साजिश है, आपको तो सिंपैथी हो जाएगी, और मैं यही तो चाहता हूं कि आपको आपकी सिंपैथी मुझसे हो जाए। ये जो भोला भाला हमारा समाज है, इन चीजों की तरफ आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे बैकवर्ड क्लास को, पिछड़े और दलित या एक जाति को कोई गाली देता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि सोशल मीडिया में आकर गाली दे। वो भी एक साजिश है, लेकिन थोड़ा साजिश में, थोड़ा कहने में उससे गलत है। जब हमको सरेआम गाली देगा कोई, तो आप चाहे जितने नाराज हो हमारे साथ तो खड़े हो ही जाएंगे, जातीय स्वाभिमान में खड़े हो जाएंगे कि नहीं खड़े हो जाएंगे? हैं? यही तो उनकी चाहत थी। आप जब बिना सोचे समझे करते हैं तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। एक मसला अभी आया था थोड़े दिन पहले कि हमें कोई गाली दे रहा था, हमारी जाति को कोई गाली दे रहा था। कितने लोगों ने सुना था उसको? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने सुना था? हाथ उठाओ। वो दी नहीं थी उसने, दिलाई गई थी उससे। दी नहीं थी उसने, दिलाई गई। किसी की हिम्मत में कोई इस तरह कहेगा सोशल मीडिया है? इसलिए इन चीजों को भी बहुत समझने की जरूरत है। हमें गुमराह करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी का मिशन कब का पूरा हो जाए? हमारे तो ये लोग हैं आस्तीन के साथ जो नहीं पूरा होने देना चाहते, कोई दूसरा नहीं है। हम लोगों ने 12 साल 8 साल 12 साल पहले बनाई हम लोगों ने, तो पार्टी नहीं बन सकती थी क्या? नहीं खड़ी हो सकती थी क्या? पहले तो कुछ और अच्छा लगा, अब कुछ और अच्छा लगा। हमको लोग कहेंगे कि जन अधिकार पार्टी तो खत्म हो गई, मंत्री जी ने विलय कर दिया। मंत्री जी तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े, आपके कहने पे लड़े, डंके की चोट पे लड़े, चोरी से तो नहीं लड़े। आप लोग लड़ाने गए तब लड़े कि नहीं लड़े? हैं कि चोरी से लड़े? क्या जन अधिकार पार्टी हमने खत्म की? हैं? जन अधिकार पार्टी है कि नहीं? आप लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम करते हैं कि नहीं करते? हैं? हम लोग पीडीए के साथ हैं, हम लोग पीडीए के साथ हैं। गरीब और कमजोर की बात समाजवादी पार्टी करती है, पिछड़े और दलित की बात करती है, हिस्सेदारी की, भागीदारी की बात करती है, जाति जनगणना की बात करती है। यही तो हम भी करते हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा रखते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं।
इसी मुद्दे पर तो गए हैं? और रोज हम बीजेपी को गाली दें, रोज हम और बातें करें, और हमारी बहू बीजेपी में, हमारी बेटियां बीजेपी में, लड़का कहीं और फिर उंगली कहाँ उठाओ? ये बातें मैं इसलिए कहता हूं, मैं कभी कही नहीं और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आपको कोई गुमराह करने आता है और आप गुमराह हो गए। अगर महात्मा फुले ने जो बात शुरू की, अगर महात्मा फुले के जिंदा रहते इस देश का गरीब और कमजोर और पिछड़ा और दलित मुसलमान फुले की बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं। फुले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने इस आंदोलन को शुरू किया, राजा थे, इसके बाद उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे जाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर लड़ेंगे इस लड़ाई में। डॉक्टर अम्बेडकर के रहते, अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान गए होते तो ये लड़ाई हम कब लड़ी। लेकिन जब भी कोई हमारे बीच में आता है और कोई हमें समझाने की कोशिश करता है तो जीते जी तो हमें समझ में नहीं आता। महात्मा फुले को शिक्षा के क्षेत्र में जब उन्होंने काम किया तो माँ बाप ने तो निकाला, पूरी बिरादरी ने निकाला। पूरी बिरादरी जब तक वो जिंदा रहे उनको सामाजिक बाइकाट किया, इसलिए कि नरक में चले जाए पढ़ाने का काम करता है। और जब मर गए तो हम कहते हैं कि हमारे पुरखे थे, जिंदा रहते हैं हमने नहीं कहा, मरने के बाद जिंदा रहते महात्मा फुले की चर्चा यहाँ कहाँ हुई? मरने के बहुत साल बाद हम कहते हैं। चाहे बहन फातिमा बेग हो, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब महात्मा फुले माता सावित्रीबाई फुले को घर से निकाला तो घर में अगर शरण किसी ने दी तो बहन फातिमा बेग उनके घर में पूरी जिंदगी रह करके, और बहन फातिमा बेग ने आजीवन कुंवारी रह करके सावित्रीबाई फुले के साथ पढ़ाने का काम किया, शिक्षा देने का काम। लोग हमें हिंदू मुसलमान की बात में फंसाते हैं। हमारे हिस्से की नौकरी मुसलमान को नहीं ले जा रहा कि ले जा रहा है? आपके हिस्से की नौकरी मुसलमान ले जा रहे हैं? आपके हिस्से की नौकरी कौन ले जा रहा है? जो आपको कहता है कि मुसलमान विरोधी है। आपका ध्यान वो मुसलमान की तरफ है तो आप मुसलमान की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और आपके बच्चे के हिस्से की नौकरियां, धन, रोजगार, पैसा, जमीन, जायदाद वो सब ले करके अपने बच्चों को दे देता है, और आप हिंदू मुसलमान को ले लेते हैं। हमें आपको लोग बेवकूफ बना करके बनाने के लिए आते हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि वो बनाते हैं इसलिए बन जाते हैं, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम तैयार बैठे रहते हैं कि आओ हमें बना दो। एक आदमी जब मैं जेल से छूट करके आया तो एक आदमी ने आपको कहा कि आओ मुझे बीजेपी 100 सीट दे रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो मेरे साथ थे मुझसे फोन किया कि बाबू जी आप कहें तो 100 सीटें मिल रही हैं उनको, हमको भी मिल जाए, हम भी एमएलए बन जाएंगे। हमने कहा ठीक, देख लो, कोशिश कर। फिर उसी आदमी ने 5 साल बाद उनको कहा कि चलो वो बात तो छोड़ो, अब मैं फिर दूसरी जगह जा रहा हूँ, मुझे फिर 90 सीटें मिलेंगी, 80 सीटें मिलेंगी। तो वही लोग फिर चले गए 90 सीटें 80 सीटें मिलेंगी। बड़ी मजेदार बात। ये नहीं समझ में आता कि ये व्यक्ति किसी का छोड़ा हुआ है, आपको गुमराह करने के लिए हर बार वो आपको भरोसा दिलाता है और आप हर बार भरोसा कर जाते हैं। इस सारी कयामत का एक ही मकसद है कि जो आपका ये संगठन बन रहा है इसको बनने नहीं देना है, इसको छिन्न भिन्न करना है। आपको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, कोई और हमें तोड़ नहीं पाया। अगर पाल साहब हैं, पाल साहब के बीच में कोई दूसरा पाल साहब जाएगा, कोई दूसरा आदमी जाएगा तो जल्दी भरोसा नहीं करेगा।
पाल को गुमराह करने तो पाल ही जाएगा ना। कोई उनका भेजा हुआ, अगर मेरी बिरादरी को गुमराह करना है तो कोई मेरी बिरादरी का आदमी भेजा जाएगा ना, कि कोई और भेजा जाएगा है? इन सारी बातों को आपको समझने की जरूरत है। बहुत एक मैं फिर एक शेर पढ़ दूं, मैं बात खत्म करने के, मैं शेर पढ़ता नहीं था लेकिन मैंने याद करी और लिख के लाया था, तो मैंने पढ़ूं मैं, सावधान रहा करो मिलने में। हाँ, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। किसी शायर ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये मेरी नहीं, किसी ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ। सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो। ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हैं। अगर इस दौर में, इस दुनिया में आप वफा ढूंढ रहे हैं तो आप बड़े नादान हैं। जहर की शीशी में आप दवा ढूंढ